नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NCERT स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है अर्जुन। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता होगा कि हमने अपना न्यू कोर्स स्टार्ट कर दिया था बहुत पहले। तो उस कोर्स के अकॉर्डिंग हम अपने 7वें चैप्टर पे आ चुके हैं, जिसका नाम है 12 मासा। ठीक है, इसके हमारे कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी, जिन्होंने इस कविता को लिखा है। ठीक है, इनका फोटो जो है वो आप देख सकते हो, कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, देखो इस पे मैंने एक वीडियो आपके बना रखा था आपके लिए, वो मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप उसको देख सकते हो हमारे चैनल पे जाके, मैंने कल ही अपलोड किया था। ठीक है, तो ये हमारा जो है इस चैप्टर का पार्ट सेकंड रहने वाला है। ठीक है, देखो ये जो चैप्टर है ना, ये काफ़ी लेंथी है, ज़्यादा एक तरह से लंबा चैप्टर है। तो थोड़ा सा तो मैं आपको पार्ट वाइज समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, अगर मैं इसको एक ही वीडियो में ख़त्म कर दूँ तो ये कुछ 60 मिनट यानी 1 घंटे का वीडियो बनेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको 4 पार्ट में कराऊंगा। ये हमारा सेकंड पार्ट है, तो इस पार्ट को हम शुरू करते हैं। और देखो आप हमारे अगर चैनल पे जाओगे तो वहाँ पे आपको ना प्ले लिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। तो इस प्ले लिस्ट का मतलब ये होता है कि मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं अलग अलग कैटेगरी के। जैसे मैंने ये जो है हमारा कवि और लेखक का जीवन परिचय का अलग बना रखा है। क्लास 12th का न्यू कोर्स हमने स्टार्ट कर दिया तो उसका प्लेलिस्ट अलग है। और हमारा हिस्ट्री का अलग है, पॉलिटिकल का अलग है, फिजिकल का अलग है और हिंदी का अलग है। ठीक है, तो सभी अलग अलग कोर्स हैं जो आप प्ले लिस्ट के माध्यम से जाकर वीडियो को लाइन वाइज और एकदम अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आप मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ये जो वीडियो है आपके पास नहीं आ पाएगा। ठीक है, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा एक मोटिवेशन बनता है वीडियो बनाने का। ठीक है, तो आप चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे जरूर से जरूर क्लिक करें। ठीक है, और आप वीडियो जितना हो सकेगा उतना शेयर करना। अगर आप शेयर करोगे तो व्यू ज़्यादा आएंगे। ठीक है, अगर आप शेयर नहीं करोगे तो व्यू बहुत कम आएंगे। तो वीडियो जो है वो बनाने की आप उम्मीद मत रखना। अगर व्यू कम आएगा तो वीडियो बनाने का चांस बहुत ही कम है। ठीक है, आगे चलते हैं। और आपका कोई सवाल हो, कोई भी क्वेरी हो, ठीक है, तो आप मुझे कोई भी हिचकिचाहट के कुछ भी ऐसे परेशानी से आप मुझसे यहाँ पर आकर पर्सनली पूछ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे। ठीक है, यूजर नेम जो होता है वो आप सभी के सामने लिखा हुआ है। आप इसको इंस्टाग्राम पे सर्च करेंगे तो कुछ इस प्रकार से ऊपर आ जाएगा और ये प्रोफाइल वाला फोटो है। ठीक है, वहाँ पे आप जाओगे तो वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा जो हमारे चैनल का होगा। ठीक है, तो अगर आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे सीधा पहुंच जाओगे। ठीक है, और आप मुझे वहाँ फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप मुझे वहाँ फॉलो करें और फिर आप मुझसे क्वेरी पूछें। आपको कोई भी सवाल हो, कुछ भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, मैं पूरा प्रयास करूंगा आपके सवाल का जवाब देने का। ठीक है, और आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो इसको ज्वाइन करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है। ये ग्रुप हमारा टेलीग्राम ऐप पर है। किस पे है? टेलीग्राम ऐप पर। वहाँ पे आप सर्च करोगे किस नाम से? इस नाम से A.K NCERT स्टडी पॉइंट, ऐसा आप सर्च करोगे तो ऊपर एक ग्रुप आ जाएगा। इसको आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको इंपॉर्टेंट नोट्स मिल जाते हैं प्रोवाइड। ठीक है, सभी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ आपको यहाँ मिल जाते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता होगा कि पार्ट 1 जो हमारा था उसमें मैंने आपको क्या बताया था, आपका जो प्रथम काव्यांश था उसको मैंने यहाँ पे बताया था, परिचय बताया था। ठीक है, उसमें आपको ये बताओगा एक बुक था पुस्तक महाकाव्य, है ना। मलिक मोहम्मद जायसी जी ने जो है उस पुस्तक को लिखा था, इसका नाम था पद्मावत। वो पुस्तक हमारा था, बहुत ही 3000 कुछ पन्नों का है वो, महाकाव्य है वो। उसमें जो है ना, जो राजा रत्न सेन थे उनकी जो रानी थी, ठीक है, तो जब राजा रत्न सेन जो है अपने रानी से जो है, अपने पत्नी से जो है वो दूर चले जाते हैं, तब नागमती की क्या दशा होती है उसके बारे में ये पूरा महाकाव्य लिखा हुआ था। ठीक है, पूरा 3000 पन्नों में। तो उसके 4 काव्यांश जो है वो आपके सिलेबस में डाले गए हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता रखा था पार्ट 1 में। तो देखो आज हम शुरू करते हैं। ये परिचय मैंने आपको पहले बताया था पार्ट 1 में, यहाँ पे बताता हूँ। देखो, 12 मासा मलिक मोहम्मद जायसी जी द्वारा रचित एक महाकाव्य था जिसका नाम था पद्मावत। यहीं से जो है ये पूरा एक अंश लिया गया है, 4 काव्यांश लिया गया है। इसमें नागमती
का जो वियोग है उसका यहाँ पर बताया गया है, बुक में भी और यहाँ पर भी। इस खंड में राजा रत्नसेन जो थे, उनके वियोग में जो रानी नागमती थी, उसकी ब्रह की व्यवस्था का वर्णन किया गया है। ठीक है, पूरा अध्याय आपका इसी के ऊपर है कि नागमती बोलती है कि 9वें महीने में मेरा क्या हाल होता है, 10वें में क्या होता है, 11वें में क्या होता है, 12वें में क्या होता है। पार्ट 1 में मैंने आपको क्या बताया था, 9वें महीने का। इस पार्ट में मैं सिर्फ आपको दूसरा काव्यांश जो कि है हमारा 10वें महीने का, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, फिर अगला पार्ट आएगा, उसमें मैं आपको 11वें महीने का बता दूंगा कि 11वें महीने में जो है नागमती की क्या दशा होती है। देखो, इस पूरे अंश में साल के विभिन्न महीनों में जो नागमती की स्थिति होती है उसका वर्णन किया गया है। 4 महीनों का वर्णन जो है इस अंश में किया गया है। ठीक है, तो देखो चैप्टर बहुत ही इजी है, आपको महीने वाइज समझना पड़ेगा। सितंबर से लेकर दिसंबर तक का जो समय है ना, उसको अगर आप समझ लोगे तो ये चैप्टर आपका एक तरह से खत्म हो जाता है, और आपका दिसंबर। ठीक है, तो ऐसे आप समझ सकते हो 9वां महीना, 10वां, 11वां और 12वां। 9वें महीने के एक तरह जो हमारा 9वां महीना था, इसको मैंने आपको पार्ट 1 में करा दिया था, इसको हम कट लगा लेते हैं। 10वां महीना का जो है वो मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगा, और 11वां जो है अगले पार्ट में कराऊंगा, और 12वां अगले पार्ट में। ठीक है, 2 वीडियो हमारी और आएंगी, पार्ट 3 और 4। ठीक है, देखो जो हमारा 9वां महीना है इसको हमने खत्म करवा दिया था पार्ट 1 में। ठीक है, तो आज हम जो पूस महीना हमारा होता है, पूस, इसे हम पौष भी कहते हैं, मास भी कहते हैं, तो ये जो 10वां महीना होता है इसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, इसमें फिर माघ और फागुन हम अगले पार्ट में समझेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। देखो जो बुक था ना, महाकाव्य जो था, वो मलिक मोहम्मद जायसी जी जो है उन्होंने लिखा था, एक कृत काव्य था ये। ठीक है, पद्मावत जो है इस पुस्तक का नाम है, या फिर महाकाव्य का नाम है। ठीक है, ये कुछ 3000 पन्नों का था। देखो ये जो बुक है ना, ये कुल मिलाकर एक महाकाव्य मान सकते हो आप, बहुत ही बड़ा काव्य था ये। ठीक है, बहुत ही फेमस काव्य था। तो इसी से 4 जो अंश है, 4 महीने का जो अंश है वो लिया गया है। वैसे इस पुस्तक में जो है ना, नागमती की पूरे साल क्या दशा होती है, 12 के 12 महीने, उसका वर्णन किया गया है इस पुस्तक में। लेकिन इसमें से जो 4 महीने हैं ना आखिरी के, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें, उनको आपके सिलेबस में डाला गया है। ठीक है, तो आप इस पूरे अध्याय में सिर्फ 4 महीनों के बारे में पढ़ोगे, और आपकी काव्यांश भी 4 है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज हमारा जो दूसरा काव्यांश है वो। आ, अगला काव्यांश है, और इसमें आप क्या समझोगे, इसमें आप पूस महीना जो होता है, 10वां महीना जो होता है अक्टूबर का, उसमें नागमती की क्या दशा होती है वो आप इसमें समझोगे। ठीक है, तो आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें, बिल्कुल एक एक पॉइंट को ऐसे समझे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो व्याख्या जो है वो आसानी से नहीं होता। व्याख्या करने के लिए जो आपका ये जो साहित्य है, इसके पीछे की जो कहानी है ना, उसको आपको समझना पड़ेगा, तभी आप व्याख्या कर सकते हो। क्योंकि ये जो शब्द है ना, ये आम बोलचाल की नहीं है, ये जो है ना अवधि भाषा में लिखी गई। ठीक है, भाषा तो बहुत है साहित्य के अंदर, लेकिन जो काव्यांश लिखने का तरीका है वो ज्यादातर अवधि भाषा में होता है। ठीक है, तो ये कुछ परिचय था जो आपको देना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। देखो मैंने साफ कर दिया। देखो ये जो आपका काव्यांश है अगला, इसको मैं रीड करता हूँ एक बार। देखो, पूस जाड़ थर थर तन कांपा, सूरज जड़ाई लंक दिसी तापा, ग्रह बाड़ी बा दारुण सीऊ, कपि कपि मरो ले ही, हरि जियहु कंत कहा, हौ लागो हिरय, पंथ अपार सूझ नहीं निहरे, तौर सुपैती आवे जुड़ी, जानहु सेज बिंचल बूढ़ी, चकई नीसी बुझैर, दिन मिला हौ निसी बासर, विरह कोकिला, रैनी अकेली साथ नहीं सखी, कैसे जियो बिछई बिछोई पंखी, विरह सचान भवे तन चाड़ा, जियत खाई मुहे नहीं छाड़ा, रकत
डरा मासु गरा हाड़ बै सब संख धनी सारस कोई ररी कोई आई समेटो पंख है। ठीक है, ये आपका अगला काव्यांश था। तो हम इसके प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। देखो, ये जो आपका काव्यांश था वो पूछ जाड़ से लेकर समेटहू पंख तक था। ठीक है, तो संदर्भ में आप क्या लिखोगे? संदर्भ में आप लिखोगे कवि हमारे वही हैं, मलिक मोहम्मद जायसी जी। कविता हमारा बारह मासा है। और ये जो बारह मासा शब्द आपको दिख रहा है ना, ये इस चैप्टर का नाम क्यों रखा गया है, ये मैंने आपको पार्ट 1 में बता दिया था। ठीक है, और प्रसंग में आप क्या लिखोगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित हिंदी के प्रसिद्ध कवि जो मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, इनके द्वारा एक कविता लिखा गया जिसका नाम है बारह मासा, उससे ली गई है। यह कविता जो है जायसी जी यानी मलिक मोहम्मद जायसी जी के महाकाव्य पद्मावत का एक अंश है। ठीक है, इस खंड में राजा रतन सेन जो है, इनके वियोग में जो रानी नागमती है उसकी क्या विरह व्यवस्था था उसका वर्णन करती है ये कविता। ठीक है, इस पूरे अंश में साल के विभिन्न महीनों में नागमती की क्या दशा होती है इसका वर्णन किया गया। अब हम इसके व्याख्या को समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है व्याख्या, आप इसको समझ लो। देखो देखो, जो पूस महीना है ना, पूस के महीने में जो है बहुत ही इतनी सर्दी होती है, बहुत ही अधिक सर्दी जो है वो बढ़ गई होती है उस समय। अक्टूबर के महीने में थोड़ा ठंडी जो है बढ़ जाता है, और जो सूरज के दूर हो जाने से जो सर्दी है वो और अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि ठंडी का जो मौसम है उसमें आपको पता होगा सूरज बहुत ही कम उगता है, धूप बहुत ही कम आता है। ठीक है, ज़्यादातर ठंडी का माहौल रहता है। ठीक है, बर्फ गिरता है, और जो ताप है उसमें कमी आ गई है, धूप ही नहीं उगता तो ताप कहाँ से आएगा। और ऐसे में जो शरीर है वो कांप रहा है। ठीक है, ठंड के मारे जो नागमती हैं उनका शरीर जो है कांप रहा है, और ऐसी भयंकर सर्दी नागमती के जो विरह अग्नि को बढ़ा रही है, और इस सर्दी में अब उन्हें जो है ऐसा लगने लगा है कि उसके प्राण ही निकलने वाले हैं। यानी जो सर्दी है वो नागमती को इतना परेशान कर रही है, ऐसा लग रहा है नागमती को कि जो मेरे प्राण हैं वो भी कहीं ना कहीं निकलने वाले हैं। ठीक है, हे प्रिय तुम कहाँ हो। ठीक है, ये राजा रत्न सेन को कहती है, मुझे आकर एक बार अपने हृदय से लगा लो, अर्थात अपने आलिंगन में ले लो, ताकि ये जो सर्दी है वो बहुत ही कम हो जाए। ठीक है, आप तक पहुंचने का मार्ग जो है वो बहुत ही लंबा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, करूं क्या, क्या करूं मैं, ये कहती है नागमती। नागमती ये कहती है कि जो सर्दी का माहौल है, सर्दी का मौसम है, वो मेरे को इतना परेशान कर रहा है कि मेरा शरीर जो बर्फ जैसा हो गया, ऐसा लग रहा है कि मैं भी आप देवता को प्राप्त हो जाऊंगी। ठीक है, ये यहाँ पर जो नागमती है वो कहती है। अब हम समझते हैं आगे। देखो, जब मैं लेट कर रजाई ओढ़ती हूँ, जब नागमती लेट कर रजाई ओढ़ती है तो वह भी बहुत ही ठंडी लगती है। रजाई जो है बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है। आप याद करो, अगर मान लो ठंडी है, अगर आप रजाई को ओढ़ोगे तो कहीं ना कहीं रजाई जो है बहुत ज़्यादा ठंडा लगेगा आपको उस समय, और कष्ट देती है। जो रजाई है वो बहुत ही कष्ट देती है। ऐसा लगता है कि मानो पूरा बिस्तर ही बर्फ में डूब गया हो, हिमालय की तरह जो है ठंडा और बर्फीला हो गया हो। इस सर्दी से बचने का एकमात्र उपाय है प्रिय से मिलन। ठीक है, यही एक उपाय है सर्दी से बचना, प्रिय से मिलन, राजा रत्न सेन से मिलन नागमती का। चकवा और चकई तो केवल रात को ही बिछड़ते हैं, उनकी जो स्थिति है वो मुझसे बहुत ही अच्छी है। वे कम से कम दिन में तो मिलते हैं, लेकिन मैं तो रात में भी नहीं मिलती, दिन में भी नहीं मिलती है, नागमती कहती है। चकई और जो चकवा होता है, ये दोनों तो जो है वो केवल रात में बिछड़ते हैं, लेकिन दिन में तो मिलते हैं। लेकिन नागमती कहती है मैं तो ना दिन में मिलती हूँ ना रात में मिलती हूँ। ठीक है, ये कहती है। रात होते ही मेरी जो सखियां हैं वो भी अपने अपने घर की ओर चली जाती हैं, और फिर रानी नागमती जो है वो अकेली हो जाती है रात को। और इस अकेलेपन में, इस भयंकर सर्दी के समय, इस रात में मेरा जो हाल है वो ऐसा हो गया है कि मानो जैसा एक कबूतर होता है वो अपने प्रिय से अलग होने पर
ऐसा लगता है कि अकेलापन में हो एक तरह से जीना उसके लिए बहुत ही कठिन होता है, ठीक है। इस तरह कबूतर है, वो जब अलग हो जाता है अपने प्रिय से, तब जितना कष्ट उसको होता है वैसे ही कष्ट नागमती को अभी हो रहा है राजा रत्नसेन के जाने के कारण, ठीक है। ये जो है व्याख्या था। अब आगे आप समझो, ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है आपके सामने, देखो। ऐसी ऋतु जो है, इसमें विरह रूपी जो बाज है वो मुझ अकेली कबूतरी का शिकार कर रही है, ठीक है। और न मुझे जीने देता है और ना ही मुझे मरने देता है, ये ठंडी, ठीक है। इस अग्नि में जलते जलते जो नागमती का हाल बुरा हो चुका है, इस जुदाई की आग में जलते जलते मेरे शरीर का जो सारा रक्त है, सारा खून जो है, वो आंसू बन कर वह गया है और मांस गल गया है। जो नागमती की शरीर है, जो मांस रहता है शरीर के ऊपर, वो गलते जा रहा है, खून कम होता जा रहा है और हड्डियां जो है वो शंख की तरह खोखली हो गई है। जो हड्डियां वो बहुत ही कमजोर हो चुकी है। मेरा हाल उस मादा सारस की तरह हो गया है कि जो रो रो कर मर जाती है और केवल पंख ही बच जाते हैं। वो वैसे ही हाल जो है वो नागमती का अभी हो चुका है, ठीक है। अक्टूबर के महीने में जब ठंडी का माहौल रहता है तब, ठीक है। देखो ये व्याख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट था। व्याख्या आपके एग्जाम में जो है, सब प्रसंग व्याख्या में आपको गारंटी देता हूं आपका आएगा एग्जाम में 6 मार्क्स का, ठीक है। 6 मार्क्स का आपको क्वेश्चन आएगा। इसमें आपको सब प्रसंग व्याख्या करना पड़ेगा। पहले आपको क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है, फिर आपको प्रसंग लिखना है। इससे पहले आप संकेत भी लिख सकते हो, ठीक है। संकेत भी आपको लिखना होता है। संकेत मतलब होता है पंक्तियां की शुरू की 2 लाइन और लास्ट की 2 लाइन आपको यहाँ पे लिखना होता है। संदर्भ में आपको जो है, अगर आप गद्यांश का व्याख्या कर रहे हो तो आपको लेखक और कवि एक तरह से जो है कहानी का नाम लिखना पड़ेगा और लेखक का नाम। अगर आप काव्यांश का व्याख्या कर रहे हो तो आपको कवि और कविता का नाम लिखना पड़ेगा। प्रसंग में आपको जो है व्याख्या की एक झलक दिखानी पड़ती है वहां पर, कि व्याख्या आप किस चीज का कर रहे हो, उसमें क्या माहौल है, वो आप यहाँ प्रसंग में बताते हो। व्याख्या आप पूरा व्याख्या करते हो। और जो आपका विशेष आता है, विशेष जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 2.5 नंबर का आता है। तो विशेष में आपको क्या लिखना होता है कि ये जो काव्यांश है इसमें क्या क्या चीजें हैं, भाषा शैली कौन सी है, अलंकार है या नहीं है, ठीक है। इसमें किस चीज की वेदना है, भावनात्मक कविता है या नहीं है, काव्यांश की धारणाएं कौन सी है, धारा कौन सी है, रीतिकाल कौन सा है, ये सब आपको यहाँ लिखना पड़ता है, ठीक है। तो देखो ये जो हमारा काव्यांश था, इसकी व्याख्या तो हम लोग कर चुके हैं, देख भी चुके हैं। ये हमारा दूसरा काव्यांश था। तो अब हम समझते हैं इसका विशेष। तो देखो इस काव्यांश में रानी नागमती की जो वेदना है उसका वर्णन किया गया। वेदना मतलब होता है दुख, जो दुख है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है, ठीक है। इस काव्यांश की भाषा जो है अवधि, यानी अवधि भाषा में ये लिखा गया है। इस काव्यांश की जो शैली है वो उदाहरण और चित्रात्मक है, यानी इसमें उदाहरण का प्रयोग किया गया है, ठीक। आप यहाँ काव्यांश में पढ़ चुके हो कि नागमती कहती है कि जिस तरह कबूतर रात को अलग हो जाते हैं या फिर उनके बीच में दूरी बन जाती है तो क्या कैसा माहौल होता है, ये उदाहरण के सहित आपको बताया गया, ठीक है। उदाहरण आपको दे दे के बताया गया, यानी ये कहीं ना कहीं उदाहरण भी यहाँ आपको दिखेगा, ठीक है। और चित्रात्मक है, इसमें चित्र का भाव होता है। इस काव्यांश में वियोग रस है, ठीक है। इस कविता में कवि की जो भाषा है वो काव्यात्मक, लयात्मक और भावानुरूप है, ठीक है। इस कविता में जो है संजीवता है, ठीक है। तो ये हमारा विशेष हो जाता है। तो यहाँ हमारा जो है पार्ट सेकंड जो वो समाप्त हो जाता है। आशा करता हूँ आपको पार्ट सेकंड समझ में आया होगा। तो कल जो है हम पार्ट थर्ड करेंगे इस चैप्टर का, फिर उसके बाद एक पार्ट और आएगा पार्ट 4, उसमें हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। ये 2 काम आपको करना है। क्या काम? पहला चैनल को सब्सक्राइब करना है, दूसरा बेल आइकन पर क्लिक करना है, और तीसरा जो है वो आपका इंपॉर्टेंट है, वीडियो को शेयर करना, ठीक है। अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो चलेगा, लाइक नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकन, ये 3 काम आपको करने ही हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फिर अपने अगले पार्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद,